नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। महाराष्ट्र और गुजरात में आया तूफान तो थम गया है, लेकिन 2024 में आने वाला सियासी तूफान अभी से रंग दिखाने लगा है। नई संसद पर सवाल और ट्विटर पर बवाल के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर राजनीतिक जंग छिड़ गई है। व्यूअर्स, लॉ कमीशन ने यूसीसी पर लोगों से सुझाव क्या मांगा, पूरा विपक्ष तिलमिला गया। कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार अपनी नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए और ध्रुवीकरण के लिए ऐसे मुद्दों को लगातार हवा दे रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि राष्ट्रहित बीजेपी की सियासी महत्वाकांक्षा से बेहद अलग है, लेकिन लालू यादव की आरजेडी ने इसे डॉग विसल यानी एक समुदाय को मैसेज देने जैसा करार कर दिया है। लेकिन एक तरफ यूसीसी है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर समूचे विपक्ष को घेर रही है। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम ओबीसी को आरक्षण के नाम पर ममता, नीतीश, केजरीवाल और कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ यानी हिंदू ओबीसी के साथ एक बड़ा छल प्लान कर रहे हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, जहां आमने सामने होंगे दो धुरंधर प्रवक्ता और चार पार्टियों के नेता। आप देख रहे हैं देश की सबसे चर्चित बहस। एक देश एक कानून, एक देश एक टैक्स। ये जो एक एक है ना, इस एक में अनेक है। आप अनेक को समझ नहीं पा रहे हो। चुनाव से एन वक्त पहले जब 8 महीने 9 महीने का समय चुनाव में रह गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कानून लाके देश में विभाजन करना चाहती है। कुछ लोग जो है वो सुधार पर भी कमनल वार करने से बाज नहीं आते। इस कॉमन सिविल कोड के मुद्दे को लेकर के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी, इस तरह के काम करके आपने पंडित जी को और विशाल बना दिया और आपको पंडित जी को देखने के लिए अपनी पूरी गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी। मोदी जी के विरोध में वो अपने नेताओं का अपमान करने में नहीं चूकते। सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बनी, आज तक बताइए कोई कांग्रेस का नेता गया हो वहां? और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। 2024 के चुनावी दाव पेच का विश्लेषण। बीजेपी यूसीसी के जरिए कोर वोटर को एक बड़ा संदेश दे रही है और विपक्ष यूसीसी के नाम पर अल्पसंख्यकों में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन तय है। अमित शाह कह चुके हैं कि सब अपनी टिकट कटवा ले, गगनचुंबी रामलला का मंदिर तैयार हो रहा है। विपक्ष कह रहा है पूरे विपक्ष को एक मंच पे लाएंगे तो मोदी इस बार निपट जाएंगे। दूसरी तरफ पीएम मोदी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भुनाने की बीजेपी कोशिश करेगी। बीजेपी लगातार प्रयास करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा जो प्रधानमंत्री मोदी की है, क्योंकि जो लगातार रेटिंग्स आ रही है वो प्रधानमंत्री मोदी की, वो मॉर्निंग कंसल्टेंसी की रेटिंग आई, उसमें पीएम का कद जो है वो और बड़ा है। विपक्ष विदेशी एजेंडे से का सहारा लेकर सरकार पर हमला लगातार कर रहा है। हमने चाहे वो जैक डॉर्सी हो, चाहे वो कुछ और मामले हो, हमने ये देखा। अर्थव्यवस्था और विकास के एजेंडे पर बीजेपी का जोर रहेगा। बीजेपी कह रही है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो देश में लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, जिससे मुल्क श्रीलंका ना बने। लेकिन विपक्ष कह रहा है फ्री की नाम की पॉलिटिक्स हो रही है, वोटर्स को लुभाने का एक दांव चला जा रहा है, जिसके इनिशियल रिजल्ट्स कर्नाटक में बहुत अच्छे मिले हैं कांग्रेस पार्टी को, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, और पंजाब में अरविंद केजरीवाल को। बड़ा सवाल 370 और राम मंदिर के बाद यूसीसी बनेगा बीजेपी का ट्रंप कार्ड। इस मूल सवाल के साथ इस चर्चा को शुरुआत करते हैं। मेरे साथ आज डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ संजय निरुपम है, वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय निरुपम। अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। एक के बाद भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय निरुपम, मेरा बड़ा सवाल आपसे यही है
कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो यूसीसी का प्लैंक लेके आई है, आपका बड़ा सहयोगी दल आरजेडी जिसके साथ आप सरकार चला रहे हैं बिहार के अंदर, वो कह रहा है ये डॉग विसल है, एक विशेष समुदाय को खुश करने की कोशिश, और आपकी पार्टी कह रही है ये बीजेपी का एक और पोलराइजेशन करने का प्रयास है। बताइए। ये बात तो सही है। यूसीसी मतलब ये जो जब चुनाव का टाइम आता है तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जब हिंदू वोट एकजुट नहीं हुआ तो हिंदुओं को मोबिलाइज करने के लिए, हिंदुओं को पोलराइज करने के लिए, उनके अंदर एक तरह का कि उग्रता पैदा करने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाया जाए। तो इस तरह की हरकत करते रहते हैं ये लोग। आज मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में यूनियन सिविल कोड के, यूनिफॉर्म सिविल कोड की इतनी ज्यादा आवश्यकता, अगर यूसीसी की आवश्यकता है तो मुझे लगता है कि इसका असर जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल बेल्ट है उस ट्राइबल बेल्ट पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हर जाति का एक अपना पर्सनल लॉ होता है, हर जाति की अपनी जीवन जीने की और शादी ब्याह करने की अपनी अपनी प्रथाएं होती हैं। सबकी प्रथाओं को क्या आप मिटा देंगे? तो मुझे लगता है सिर्फ एंटी मुस्लिम एजेंडा जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से रहा है, और ये बड़ा आरोप है आपका। चुनाव लगता है ये हार रहे हैं तो एंटी मुस्लिम एजेंडा लेकर के आते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में भी जब चुनाव हार रहे थे तो ये जय बजरंगबली का नारा लेके आते हैं, और आखिरकार क्या हुआ? उन्हीं बजरंगबली ने ऐसा गदा मारा कि भारतीय जनता पार्टी परास्त हो गई। तो ये यूसीसी का भी फार्मूला इस बार नहीं चलने वाला है, क्योंकि साफ दिख रहा है हिंदुओं को, इस देश के हिंदुओं को, मेरे जैसे तमाम हिंदुओं को, ये कुछ नहीं, एक मुसलमानों को परेशान करना और हिंदुओं को पोलराइज करने का एक एजेंडा है और कुछ नहीं। जी सुधांशु त्रिवेदी, आप पोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं, आप समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और कर्नाटक के चुनाव का एग्जाम्पल तो सही है संजय निरुपम का, आपने सब कुछ करा लेकिन ऐतिहासिक हार हुई भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक के अंदर, बुरी हार हुई है, सब कुछ करा। देखिए बड़ी विचित्र बात है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग भी यह नहीं समझ पाते हैं। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता कोई हमारा चुनाव का मुद्दा है? 1980 में भाजपा बनने से लेकर 1951 में जनसंघ बनने तक 72 साल से हमारा मुद्दा है, और मैं चुनौती देके कहता हूं हमारे विपक्षी प्रवक्ताओं को कि भारतीय जनता पार्टी का एक घोषणा पत्र दिखा दे जिसमें धारा 370 कॉमन सिविल कोड और राम मंदिर ना हो, तब आप कहिए कि कोई चुनाव के समय हम लाए। यह हमारे विचार से वह मुद्दा है जो संविधान के नीति निर्माताओं की नजर में था। यह वो मुद्दा है जो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है बाबा साहब अंबेडकर के बनाए गए संविधान में, और यह वो मुद्दा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय एक नहीं कई बार कर चुका है। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि जो कहते हैं मुस्लिमों को डराने के लिए, क्या अद्भुत बात करते हैं। इनके लिए ये जब शाहबानो केस आया था, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद दिया गया शरिया के पक्ष में, वो तो सेकुलरिज्म का संगीत था, और उसका विरोध करना डराना है ये नहीं, सच है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं अमीश जी, भारत को वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बनाने के लिए, अन्यथा मैं चुनौती से पूछता हूं हमारे विपक्षी दलों से, एक सेकुलर देश बता दें जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ होता हो, बता दें मुझे एक सेकुलर देश बता दें जहां सर्वोच्च न्यायालय और मुस्लिम पर्सनल लॉ में विरोध अगर हो जाए, जो शाहबानो केस में था, तो देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद दिया हो। एक सेकुलर देश बता दे जहां वक्फ बोर्ड होता हो, एक सेकुलर देश बता दे जहां मौलवियों को सैलरी मिलती हो। यह भारत स्वतंत्रता के बाद से केवल अटल जी के 6 साल के दौर को छोड़ दें तो यह सेकुलर राष्ट्र नहीं, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। भारत के संविधान का जिक्र किया और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया त्रिवेदी जी ने। जब संविधान बन रहा था तब भी यह प्रस्ताव आया था कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और तब सबसे ज्यादा विरोध करने वाले जो व्यक्ति थे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तभी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में संभव नहीं है, कि यह देश अलग अलग भाषाओं, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, अलग अलग रीति रिवाजों पर आधारित एक देश है, एक ऐसा समाज है जो एक बहुभाषी और बहुधार्मिक और बहुविध लोग यहां पे रहते हैं। इसमें एक कानून आप नहीं बना सकते। कम से कम लोगों के जीवन जीने का जो तरीका है, लोगों के शादी ब्याह पर या जो इनहेरिट करने का जो तरीका है, उनमें कुछ बेसिक चीजें आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप एकदम से कहेंगे कि मुसलमानों को कि भाई तुम नमाज भी हम जो देश में तय करेंगे उस हिसाब से पढ़ोगे, जो संविधान में लिखा उस हिसाब से नमाज पढ़ो, पुजारी को बोलेंगे कि जैसे हम बोलते वैसे पूजा करो। यहां तो पूजा करने की अलग अलग विधियां हैं हमारे देश में। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने जो कहा जब यूसीसी चाहने के बारे में बात हुई, अम्बेडकर चाहते थे कि किसी भी मजहब को कानून में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, यानी यूसीसी लागू होना चाहिए, यह उनका तर्क था। ना 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 ना, उन्होंने ये कहा था कि यूसीसी तब लागू होगा जब सामने वाले मजहब के लोग स्वयं स्वीकार करें, स्वयं प्रस्ताव लेके आए।
जिस दिन इस देश का मुसलमान कहेगा कि हाँ जी यूसीसी लागू होना चाहिए और हम लोग स्वीकार है यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए, तब संभव हो सकता है। अगर हिंदू सिख ईसाई तैयार है तो थोपा नहीं जा सकता, यह बात उगत। हिंदू धर्म के अंदर इतनी सारी परंपराएं, इतनी सारी रीतियां, इतनी सारी कुरीतियां और इतनी सारी उप परंपराएं हैं कि उन सबको मिटाने चलेंगे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे, या फिर कहेंगे नहीं से कॉमन धारा होनी चाहिए, कॉमन विचार होना चाहिए, कॉमन तरीका, उसमें हमारा हिंदू धर्म बिखर जाएगा। तो अब सेकुलरिज्म का पार्ट कम से कम कांग्रेस पार्टी और हमें न ठीक है। जवाब सुधांशु त्रिवेदी जवाब। अभी अब जो संजय जी ने बात कही तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, विविधता की बात है, धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, संविधान के अनुसार थोड़ी नमाज होगी, संविधान के अनुसार थोड़ी पूजा होगी। मान्यवर, हिंदू धर्म में तो हो चुका। सबरीमला में आपने कहा कि पूजा कैसे होगी संविधान तय करेगा। गोविंदा की हाइट जो होगी, गोविंदा का जो हांडी होती, दही हांडी, आप तो मुंबई के रहने वाले हैं, वह अभी न्यायालय से तय करवाया। श्री राम लला विराजमान कहां पैदा हुए, उस पे तो कहते थे कोर्ट तय करेगा, संविधान के अनुसार तय होगा, और आपके नेता वकील का चोला ओढ़ ओढ़ के जाके खड़े होते थे, और आप कह रहे हैं नहीं नहीं धार्मिक स्वतंत्रता। क्योंकि बात यहां पर ये नहीं अल्पसंख्यकों की। अमित जी, मैं आपकी बात में भी संशोधन करना चाहूंगा। किस अल्पसंख्यक को समस्या है भाई? क्रिश्चियन डोमिनेटेड गोवा में तो है कॉमन सिविल कोड, क्या सिखों ने कोई बात कही? नहीं, सुधांशु, आप मेरी बात में संशोधन कर सकते हैं ना। सुधांशु, मैंने क्या बोला ना, सुधांशु, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने बोला कि सिर्फ अगर अल्पसंख्यक काउंट होगा तो क्या मुसलमान काउंट होगा, क्या सिख ईसाई काउंट नहीं होंगे, क्या जैन काउंट नहीं होगी, क्या बौद्ध काउंट नहीं होंगे? मेरा पॉइंट ये था। आप मेरे पॉइंट को गलत तरीके से ले रहे हैं। आपको जो पॉलिटिकली सूट करता है वो ले रहे हैं। बात सुनिए जी। आपने कहा नहीं, मैंने कहा आपकी बात में संशोधन कर रहा हूं अमित जी। आपने अल्पसंख्यक का, अल्पसंख्यकों से कोई मतलब नहीं है इसका। अल्पसंख्यकों में जो प्रचंड बहुसंख्यक है, जो 80% से अधिक अल्पसंख्यकों में, वो उनको समस्या है और उनके भी विशेषाधिकार को समस्या है। और अंत में अंबेडकर जी का यह कहना था कि यदि अल्पसंख्यक शब्द होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि सेकुलर देश में कोई अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं होता, और यदि अल्पसंख्यक होगा तो सेकुलर नहीं, सेकुलर होगा तो अल्पसंख्यक नहीं। परंतु नेहरू जी का बहुत आग्रह है कि अल्पसंख्यक होना चाहिए, इसलिए सेकुलर शब्द खारिज किया गया। आप कहां से सेकुलर है, कितने सेकुलर है, पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। तो कृपया करके सेकुलरिज्म का जो बांसुरी बजा रहे हैं ना, वो बांसुरी बजाना बंद करिए। अब आपको मुसलमानों को तंग करना है। रह गई बात कि कौन सा अल्पसंख्यक क्या स्वीकार कर रहा है। आपको मालूम है सिखिज्म में क्या क्या परंपराएं हैं? आपको मालूम है हर आदमी अपने देश में चाकू लेके सरेआम नहीं घूम सकता, लेकिन सिख धर्म के लोग घूमते हैं, क्योंकि हम उनके धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना जानते हैं। और आप अगर इतने सेकुलर बनते हैं तो चलिए जरा सारे सिखों को बोलिए कि तुम लोग ये क्या नाम है, तलवार रखना बंद करो, चाकू रखना बंद करो। बोल सकते हैं आप? आप में हिम्मत नहीं है। लेकिन चूंकि आपको मुसलमानों को डांट करके हिंदुओं को पोलराइज करना, इसलिए बार बार सरिया लेकर के आते हैं। सुधांशु, क्या ये विपक्षी एकता का जवाब है यूसीसी? एक पॉलिटिकल सवाल है ये, और इसका साफ गोई से जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बात मत करिएगा। क्या विपक्षी एकता से, क्योंकि बार बार विपक्ष कह रहा है, क्या विपक्षी एकता से हिल चुके हैं इसीलिए यूसीसी का दांव खेल सकते हैं? और नीतीश कुमार ने तो बुधवार को ऑफिशियल बाइट देके बोला है कि इस बार लोकसभा के चुनाव जल्दी हो जाएंगे। देखिए, मैं तो पुनः पहले ही बोल चुका, फिर भी किसी को न सुनाई पड़ा हो तो मैं बता दूं, मैं तो 1951 से बोला जी, और मैं चुनौती के साथ बोला, एक भाजपा का घोषणा पत्र दिखाइए इसमें यूसीसी ना हो, तब ये बचकाने आरोप लगाइए कि चुनाव के समय कर रहे हैं। और मेरी बात का जवाब नहीं आया। कोई सेकुलर देश दिखाइए शरिया को संवैधानिक दर्जा पर। शरिया नहीं बोलते। संजय जी बताइए शरिया कहां है किस सेकुलर देश में? चुनौती तो पूछता हूं, कोई सेकुलर देश बताइए जहां धार्मिक अल्पसंख्यक होता है। और आपने कहा बाकी सबकी परंपरा, हाँ तो मैं कहना चाहता हूं परंपरा की बात, शायद आपको नहीं पता हो। अब देखिए, आप बोल रहे थे सर, बीच में नहीं बोला था। अब परंपराओं की ही तो मैं बात कह रहा हूं। हमने तो 4 परंपराएं गिना दी। परंपरा तो छोड़िए, आपने तो भगवान के जन्म का सबूत मांगा, आपकी सरकार ने मांगा, और कहा मस्जिद तामील करवाएंगे। आपकी सरकार आपके नेताओं ने खड़े होकर कहा, और सुनिए हमने सिद्ध किया, हम हर सीमा तक जाके हमने उस बात को सहा। अब एक मिनट, पूरी बात सर। 27 दिसंबर 1963 जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और हजरत बल की मस्जिद में जो मोहम्मद साहब का मुकद्दस बाल रखा है, उसके बारे में अफवाह उड़ गई कि वह बाल चोरी हो गया।
श्रीनगर से लेकर लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद तक दंगे हो गए। उसके बाद पुलिस ने कहा नहीं, बाल नहीं चोरी हुआ है, बाल वहीं पे बरामद है। उसके बाद कहा गया कि नहीं साहब, कैसे मान ले, वही मतलब है यार। सरकार ने कहा हम कार्बन डेटिंग करवा देंगे, तो मौलवियों की परिषद बुलाई गई और चार्टर्ड प्लेन से गए, कहा धार्मिक मामला है, इसमें कोई विज्ञान और सबूत नहीं चलेगा, जो धार्मिक नेता कहेंगे वही माना जाएगा। और जब रामलला की बात आई तो यही नहीं कहा गया वो कहां पैदा हुए, अयोध्या थी कि नहीं ये साबित करो, राम हुए थे कि नहीं साबित करो। आपके पार्टी के नेता ने कहा इतने कमरे थे तो यहां हुए तो नहीं साबित ये आपका, इसलिए मैं कहना चाहता हूं ना, यूसीसी के थ्रू अब राम मंदिर पे चले गए। मैं ये कह रहा हूं ना, इन्होंने कहा ना कि धार्मिक परंपराओं पर सवाल नहीं उठाएंगे, इसलिए मैंने कहा। अच्छा ठीक है, आप यूसीसी, अच्छा चलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक नहीं 3 बार। अब संजय निरुपम का जवाब। हिंदुस्तान में जितने धर्म के लोग हैं, जितनी भाषाओं के लोग हैं, जितनी जातियों के लोग हैं, इतनी जातियां, इतने धर्म, इतनी भाषाएं दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, तो भी हम उस पूरे एक उसमें उस मॉड्यूल में हम अपना सेकुलरिज्म क्रिएट कर सकते हैं, एक सेकुलर मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, और हमने किया है। लेकिन चूंकि दुनिया फ्रांस में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, तो आप इंडिया में भी वही लेके आइए। ये साहब आपको मुबारक हो, हमको ये सब नहीं चाहिए। रह गई बात अपोजिशन यूनिटी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, यह यूसीसी आया ही अपोजिशन यूनिटी का माहौल देख करके। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया, अगर ये जो तूफान आएगा, जो बीजेपी की सत्ता को उखाड़ के लेके जाएगा, जो संजय निरुपम कांग्रेस दावा कर रही है, उस तूफान का अगुवा कौन होगा? देखिए, तूफान तो आ चुका है, तय करेंगे। जड़ें हिल गई हैं भारतीय जनता पार्टी की। अब उनकी जड़ें हिल गई हैं, अब उखड़ना है, 2024 में उखड़ जाएगा। हिल पूरी तरह रहा है, पूरा बीजेपी ऐसे हिल रही है, बस उखड़ के उड़ना बाकी है। वोटिंग के दिन, जिस दिन वोट होगा, उखड़ जाएगा। आप देख रहे हो सुधांशु जी कितने परेशान है, बेचैन है, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। अरे हिंदुस्तान की बात करो ना। हिंदुस्तान में आप चाहे यूसीसी, आप कुछ भी ले आइए, यूसीसी ले आइए या कुछ भी ले आइए, जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि जनता समझ गई है कि आप जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन यूसीसी आप बार-बार, अब मैं विपक्षी एकता पे था, वापस यूसीसी पे चले गए। एक बात बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ? कुछ भी ले आइए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या है? तो आपके साथ भी है ना, क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ भैया? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या है? बाबू बताओ ना। अरे बीजेपी को परेशान होने दो जी। अरे अमीश बाबू, मुझे बोलने दो कि हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपका आदेश हो तो बोल पाऊं, नहीं आदेश हो तो कहिए नमस्कार कर लूंगा, और क्या कर सकता हूं भाई। बोल रहा हूं, आप बीच में टोक पड़े। मैंने कहा कि पूरा देश एक साथ खड़ा है, पूरा देश राष्ट्र के मुद्दों पे एक साथ है, क्योंकि राष्ट्र बचाना है, लोकतंत्र का सम्मान होना है, संविधान बचाना है। इस मुद्दे पे पूरा देश एक साथ खड़ा है, और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, जब 2024 का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का पता भी नहीं चलेगा। अब ये परेशान होकर नई चीजों का प्रयोग करना चाहते हैं। अब इनके कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, बौद्ध, सब एक साथ हैं। AK बाजपेयी एलजेपी से। AK बाजपेयी, रिस्पॉन्स, योर टेक टू